नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। आपने पिछले कुछ महीनों में नोटिस किया होगा कि जो उत्तरी भारत है और जो पूर्वोत्तर भारत है, इसमें बार बार भूकंप के झटके क्या किए जा रहे हैं, महसूस किए जा रहे हैं। तो आज हम इन्हीं बातों का अध्ययन करेंगे कि भारत में बार बार भूकंप क्यों आ रहे हैं, विशेषकर दिल्ली, उत्तरी भारत और कौन सा, पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किसकी, कि भारत में बार बार भूकंप क्यों आ रहे हैं, सिलसिलेवार रूप में भारत में भूकंप क्यों आ रहे हैं। तो भूकंप क्यों आ रहे हैं ये समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में भूकंप क्या होता है। ठीक है ना, और प्लेटें क्या होती हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है। ठीक है ना, और जैसे ही हमें भूकंप क्या होता है इसके बारे में समझ हो जाएगी, प्लेटें क्या होती हैं इसके बारे में समझ आ जाएगी, तो हम आसानी से भारत में आने वाले ये जो बार बार के जो भूकंप हैं इनको आसानी से क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि भूकंप क्या होता है। ठीक है, अर्थक्वेक क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भूकंप होता क्या है। तो अगर भूकंप का जो शाब्दिक अर्थ है उस शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो भू का कंपन होता है, मतलब धरातल में होने वाला कंपन ही क्या है, भूकंप है। तो धरातल में होने वाला कंपन है ना, किस में होने वाला, धरातल में होने वाला कंपन। ठीक है, होने वाला कंपन ही क्या है, भूकंप है। अब ये धरातल में कंपन क्यों होता है, तो जो धरातल के आंतरिक भाग हैं उन धरातल के आंतरिक भागों में विभिन्न कारणों से, मुख्यतया प्लेट विवर्तनिकी कारणों की वजह से, मुख्यतया है ये प्लेट विवर्तनिकी, बाकी भूकंप के अन्य भी बहुत सारे क्या हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो अंतर्जात बल होते हैं, विशेषकर हम देखें तो जो विवर्तनिकी जो क्रियाएं होती हैं उन विवर्तनिकी क्रियाओं के कारण से ऊर्जा मुक्त होती है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। कौन से वाले भागों में, आंतरिक भागों में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है ना, और जब ये ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, तो एक तरीके से ये कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है, ये इलास्टिक एनर्जी जो है ना वो क्या होती है, मुक्त होती है। या हम यूँ कहें कि ये जब ऊर्जा मुक्त होती है, इलास्टिक एनर्जी या प्रत्यास्थ ऊर्जा जब मुक्त होती है, तो इस ऊर्जा मुक्त होने के कारण से पृथ्वी के आंतरिक भागों में चारों दिशाओं में ऊर्जा तरंगे, कौन सी तरंगे, ऊर्जा तरंगे, जिन्हें हम कह सकते हैं भूकंपीय तरंगे। कौन सी तरंगे, भूकंपीय तरंगे, ऊर्जा तरंगे या भूकंपीय जो तरंगे हैं वो चारों दिशाओं में क्या करती हैं, गति करती हैं। और इन्हीं के कारण से धरातल के ऊपर किसका एहसास होता है, कंपन का एहसास होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भूकंप वास्तव में क्यों आता है, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में विभिन्न कारणों से, मुख्यतः विवर्तनिकी जो क्रियाएं हैं उनके कारण से ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। इलास्टिक एनर्जी जो है ना वो क्या होती है, मुक्त होती है। और इस इलास्टिक एनर्जी के मुक्त होने के कारण से चारों दिशाओं में ऊर्जा तरंगे क्या करती हैं, गति करती हैं, या भूकंपीय तरंगे क्या करती हैं, गति करती हैं। और उसी की वजह से धरातल के ऊपर किसका एहसास होता है, कंपन का एहसास होता है। ठीक है, तो कैसे होता है, दो डायग्राम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग हैं, तो ये अपना मान लिया हमने कौन सा, धरातल है, ये कौन है, ठीक है ना, धरातल है। अब ये पृथ्वी का क्या है, आंतरिक भाग है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई सा भी भाग हम मान लें तो यहाँ से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में हमने ये माना कि यहाँ से क्या हो रही है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है ना, अब यहाँ से जब ऊर्जा मुक्त होती है तो चारों दिशाओं में क्या होती है, चारों दिशाओं में ये जो ऊर्जा तरंगे हैं ये क्या करती हैं, गति करती हैं। किसमें, चारों दिशाओं में। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। तो ये वाला जो भाग है यहाँ से क्या हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है।
ठीक है। ऊर्जा मुक्त होने से यहाँ से चारों दिशाओं में क्या हो रही है, ये भूकंपीय तरंगे क्या हो रही हैं, गति कर रही हैं। चारों दिशाओं में क्या कर रही हैं, गति कर रही है। तो यहाँ से किसकी उत्पत्ति हुई, ऊर्जा तरंगों की। यहाँ से किसकी उत्पत्ति हुई है, ऊर्जा तरंगों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। मतलब यहीं से किसकी उत्पत्ति हो गई, भूकंप की उत्पत्ति हो गई। तो इसको हम बोलते हैं भूकंप मूल, या इसको क्या बोला जा सकता है, भूकंप उत्पत्ति केंद्र बोला जा सकता है, भूकंप उत्पत्ति केंद्र। ठीक है, या इसी को बोला जाता है भूकंप का अवकेंद्र। क्या बोला जाता है, भूकंप का अवकेंद्र। इस पर सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रश्न बनता है कि भूकंप अवकेंद्र क्या होता है ना। फोकस सेंटर, कौन सा सेंटर होता है ये आपका फोकस सेंटर होता है। ठीक है ना। तो जो फोकस सेंटर है, भूकंप का अवकेंद्र क्या होता है, तो वह पृथ्वी के आंतरिक भाग का वह केंद्र जहां से ऊर्जा मुक्त होती है, जहां से ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती हैं, या जहां से भूकंप की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, उसी को क्या कहा जाता है, भूकंप का अवकेंद्र कहा जाता है। तो यहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद चारों दिशाओं में ये भूकंपीय तरंगे क्या करती हैं, गति करती है। धरातल के जिस भाग पर, धरातल के जिस भाग पर सर्वप्रथम, धरातल के जिस भाग पर सर्वप्रथम इन भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है, जहां पर धरातल के जिस भाग पर सर्वप्रथम इन भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है, या जहां पर सर्वप्रथम कंपन महसूस होता है, वो धरातल का कौन सा भाग कहलाता है, धरातल का वो आपका कौन सा भाग कहलाएगा, वो आपका कहलाता है भूकंप अधिकेंद्र। क्या कहलाता है, भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है ना। कौन सा केंद्र कहलाता है, भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। या बोले तो ईपी सेंटर, कौन सा होता है, ईपी सेंटर इसको बोला जाता है। ठीक है ना। तो दो शब्दावली आपके पास आई, एक तो कौन सा, भूकंप अधिकेंद्र, और एक कौन सा, भूकंप अवकेंद्र। तो अवकेंद्र का मतलब तो कि धरातल के आंतरिक भागों का वह केंद्र जहां से ऊर्जा तरंगे, जहां से भूकंप की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, उसको क्या कहा जाता है, फोकस सेंटर। और इस फोकस सेंटर से उत्पन्न जो ऊर्जा तरंगे हैं, धरातल के जिस भाग पर सर्वप्रथम उनको महसूस किया जाता है, या धरातल के जिस भाग पर सर्वप्रथम कंपन महसूस किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, एपिसेंटर, भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। यहाँ ये ध्यान रखना कि ये जो भूकंप अधिकेंद्र होता है, ये भूकंप अवकेंद्र के लंबवत होता है। बिल्कुल क्या होगा, लंबवत होता है। ध्यान रखना, किसके लंबवत होता है, किसके लंबवत होता है, प्रश्न बनता है ये, किसके लंबवत होता है, भूकंप अवकेंद्र के बिल्कुल लंबवत रूप में होता है धरातल का कौन सा वाला भाग, भूकंप का अधिकेंद्र। मतलब ये जो भूकंप अधिकेंद्र होता है, ये अवकेंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए होता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अवकेंद्र जो होता है, जो फोकस होता है, उस फोकस से अधिकेंद्र जो है ना कितने डिग्री के कोण पर होता है। तो कितने डिग्री के कोण पर होता है, 90 डिग्री के कोण पर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा, ये जो अधिकेंद्र होता है ना, ये भूकंप अवकेंद्र से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा तरंगों का धरातल पर पहुंचने का कौन सा मार्ग होता है, लघुत्तम मार्ग होता है। कौन सा मार्ग होता है, लघुत्तम मार्ग होता है। ठीक है। दूसरा, धरातल पर सबसे ज्यादा विनाशकारी जो केंद्र होता है भूकंप का, धरातल पर भूकंप का सबसे ज्यादा जो विनाशकारी केंद्र होता है, तो वो विनाशकारी केंद्र भी आपका कौन सा होता है, एपिसेंटर ही होता है। तो इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, पर भूकंप अधिकेंद्र, धरातल पर भूकंप का सबसे विनाशकारी भाग है, विनाशकारी केंद्र होता है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है।
परंतु ये जरूर ध्यान रख लेना कि भूकंप का सबसे ज़्यादा जो घातक प्रभाव होता है सी अवकेंद्र पर मिलती है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। अब हम इसे किसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, डायग्राम के माध्यम से, जो कि मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है। उससे आपको और भी अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको ये देखो ध्यान से, एक एक लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला जो भाग आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो भाग है, ये प्लेटें हैं। ये क्या है, प्लेटें हैं जो एक दूसरे से क्या हो रही है, विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। जैसा कि यहाँ देखो आप, लिखा हुआ है कि दो भू प्लेटें विपरीत दिशाओं में गति करती हैं, वे एक दूसरे को धकेलती हैं, अचानक वो क्या हो जाती हैं, फिसल जाती हैं। ठीक है ना। तो जब प्लेटों में गति होती है तो गति के कारण से क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसा कि आपको 2 नंबर में लिखा हुआ मिलेगा कि यह फिसलन अत्यधिक ऊर्जा भरी तरंगें उत्पन्न करती है जिससे भूपटल हिलता है। मतलब इन प्लेटों की गति करने के कारण से ही ये जो आपका 2 नंबर वाला जो भाग है, यहाँ पर ऊर्जा तरंगें उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है, जिसकी की वजह से भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं, महसूस होती हैं। ठीक है। और ये जो 2 नंबर का जो बीच में लिखा हुआ है, ये वाला जो भाग, ये आपका भूकंप का अवकेंद्र हो गया, जहाँ से ऊर्जा मुक्त होती हैं, जहाँ से ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है। अब चारों दिशाओं में ये गति करती हुई ऊर्जा तरंगें धरातल के जिस भाग पर सर्वप्रथम इनका कंपन एहसास किया जाता है, मतलब 3 नंबर, ये आपका भूकंप का अधिकेंद्र हो गया। जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा कि पृथ्वी की सतह पर यहाँ पर भूकंप आया है और ये क्या कहलाता है, एपिसेंटर भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है। मतलब ये धरातल का वो भाग हो गया जहाँ सर्वप्रथम भूकंपीय कंपन जो है ना, वो क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अगले डायग्राम के माध्यम से भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इस अगले डायग्राम को आप देख लीजिए, सेम उसी प्रकार का क्या है, ये डायग्राम है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए कि ये पृथ्वी का क्या है, आंतरिक भाग है। ठीक है ना, पृथ्वी का क्या है, आंतरिक भाग है। ये जो एरो आपको नज़र आ रहे हैं, ये प्लेटों को दर्शा रहे हैं। तो प्लेटें एक दूसरे से क्या कर रही हैं, गति कर रही है, जिसके कारण से इस आंतरिक भाग में क्या हो रही है, भूकंपीय तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। और जहाँ भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसी को भूकंप मूल, भूकंप का उत्पत्ति केंद्र या फोकस सेंटर कहा जाता है। और ये भूकंपीय जो तरंगें हैं, ये देखिए, ये जो है ना, ये आपकी कौन सी तरंगें हैं, ये भूकंपीय तरंगें हैं। अब ये भूकंपीय तरंगें धरातल के जिस भाग पर सर्वप्रथम महसूस की जाती हैं उसी को क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है ना, धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कि भारत में बार बार भूकंप क्यों आ रहे हैं। ठीक है ना। तो भारत में बार बार भूकंप क्यों आ रहे हैं, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो संपूर्ण धरातल है, संपूर्ण जो धरातल है, वो संपूर्ण धरातल किनका बना है, प्लेटों का बना है। किनका बना है, प्लेटों का बना है। ठीक है ना। प्लेटें क्या होती हैं, ठीक है, इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे। ठीक है ना। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि जो संपूर्ण धरातल है वो क्या है, विभिन्न प्लेटों का बना है। ठीक है ना। प्लेटें स्थलीय भाग हैं या प्लेटें जलीय भाग हैं, ये प्लेट के स्वरूप पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है। तो जो संपूर्ण पृथ्वी है, उस संपूर्ण पृथ्वी को या संपूर्ण जो धरातल है उसको 7 मुख्य प्लेटों में और कुछ गौण प्लेटों में क्या कर रखा है, विभाजित कर रखा है। तो जो 7 मुख्य प्लेट हैं उसमें आपकी उत्तरी अमेरिकन प्लेट है ना, दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है ना, यूरेशियाई क्या है, प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है। तो ये मुख्य क्या है, 7 प्लेटें हैं। ठीक है ना। प्लेटें जो है ना, ये क्या नहीं है, स्तर नहीं है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लेटें जो है ना वो क्या है, गतिशील है। और इसी गतिशीलता के कारण से एक प्लेट जो है ना वो एक दूसरी प्लेट के या तो समीप आती है या उससे दूर जाती है। ठीक है ना। या फिर समीप आकर जो है ना एक दूसरे के अगल बगल में खिसक जाती है और उसी के कारण से विवर्तन की घटनाएं होती हैं या प्लेट विवर्तन की घटनाएं होती हैं और उसी के कारण से क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है। अब इस मानचित्र में आप क्या कर रहे हो, भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट देख रहे हो। ठीक है ना। तो इसमें ज़रा ध्यान से देखिए कि ये अपना कौन है, भारत है। ठीक, ये इंडोनेशिया का सुमात्रा और कौन सा द्वीप हो गया, जावा है। ठीक है। आगे जाओगे तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये कौन सा, न्यूजीलैंड है। यहाँ जाओगे तो ये दक्षिणी पूर्वी भारतीय कटक है हिंद महासागर में। ठीक, ये कार्लसबर्ग कटक है कहाँ, अरब सागर में। ये पूर्वी कटक है कहाँ,
प्रश्न बनते हैं। कार्लसबर्ग कटक अरब सागर का, पूर्वी जो कटक है ये कहाँ, बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है ना। दक्षिणी पूर्वी जो कटक है वो कहाँ है, हिंद महासागर में है। इधर आओगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप का भाग शुरू हो जाता है। सोमालिया जो प्लेट है वो अफ्रीकन प्लेट का क्या है, हिस्सा है, ठीक है। यहाँ आपकी अफ्रीकन प्लेट है, ये अरेबियन प्लेट है जहाँ पर आपके खाड़ी देश आ रहे हैं। और ये ऊपर की जो संपूर्ण जो भाग है ऊपर का, जिसको मैं ये ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला जो भाग है ये आपकी कौन सी प्लेट है, यूरेशियाई क्या है, प्लेट है। कौन सी प्लेट है ये आपकी यूरेशियाई क्या है, प्लेट है। पूरी की पूरी कौन सी प्लेट हो जाएगी, यूरेशियाई प्लेट है, ठीक। ये आपकी फिलीपाइंस प्लेट है। और ये जो भारत ऑस्ट्रेलिया वाली जो प्लेट है इसी को किस नाम से जाना जाता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मैं पूर्वी कटक चलो रहने दीजिए। तो ये आपकी कौन सी प्लेट है, ये आपकी है भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। कौन सी प्लेट है ये, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई क्या है, प्लेट है, ठीक है। अब होता क्या है कि भारतीय प्लेट जो है वो यूरेशियाई प्लेट की ओर क्या कर रही है, गति कर रही है। क्योंकि मैंने आपको पहले क्या बताया कि प्लेटें क्या नहीं है, इस तरह नहीं है, गतिशील हैं। तो भारतीय जो प्लेट है वो यूरेशियाई प्लेट की ओर क्या कर रही है, गति कर रही है। परिणाम स्वरूप दोनों प्लेटों के मध्य क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है। और भारत का ये जो हिमालय वाला भाग है, भारत का ये कौन से वाला भाग है, हिमालय वाला जो भाग है पूरा का पूरा, ये जो कौन सा भाग है, हिमालय वाला जो भाग है, ये वो सबडक्शन जोन है। ये वो क्या है, सबडक्शन जोन है। सबडक्शन जोन का मतलब हो गया कि ये वो भाग है जहां पर यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के मध्य क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है, ठीक है। अब भारतीय जो प्लेट है वो यूरेशियाई प्लेट की तुलना में भारी है। भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट की तुलना में क्या है, भारी है, ठीक है ना। तो भारतीय प्लेट और यूरेशियाई जो प्लेट है दोनों के मध्य टकराव इसी हिमालय क्षेत्र में हो रहा है। और भारी होने के कारण से भारतीय जो प्लेट है ये यूरेशियाई प्लेट के नीचे क्या हो रही है, धंस रही है, उसका सबडक्शन हो रहा है। मतलब ये यूरेशियाई प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है। भारतीय प्लेट जो है ना वो घनत्व में क्या है, भारी है, ठीक है। और ये बीच का जो है ना हिमालय क्षेत्र है। तो भारतीय प्लेट जो है यूरेशियाई प्लेट की ओर गति कर रही है, जिसके कारण से भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट के नीचे क्या हो रही है, धंस रही है ना, उसका क्षेपण हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है, ठीक है। भारतीय प्लेट की ओर क्या हो रही है, वो भारतीय प्लेट जो है ना वो यूरेशियाई प्लेट के नीचे धंस रही है। और ये जो धसाव है, ये सबडक्शन जो है वो कहाँ हो रहा है, ये सबडक्शन हो रहा है हिमालय क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, ये जो हिमालय का जो क्षेत्र है यहाँ हो रहा है। कौन सा क्षेत्र है ये हिमालयन क्षेत्र है। और ये कौन सा जोन हो गया, ये आपका सबडक्शन जोन हो गया। कौन सा हो गया, ये आपका सबडक्शन क्या है, जोन है, ठीक है। और जो सबडक्शन जोन है यहीं पर भारतीय और यूरेशियाई प्लेट का क्या हो रहा है, क्षेपण हो रहा है। भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट के नीचे जा रही है, जिसकी वजह से ये संपूर्ण जो भारतीय हिमालय का जो क्षेत्र है ये किसकी दृष्टि से, ये विवर्तनिकी दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, विवर्तनिकी की दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र है। प्लेट टेक्टोनिक की दृष्टि से क्या है, सक्रिय क्षेत्र है। और इसी वजह से यहाँ पर लगातार क्या किए जा रहे हैं, भूकंप सिलसिलेवार महसूस किए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब वो भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ महसूस किए जा रहे हैं, कि वो कौन से क्षेत्र हैं जो सबसे ज़्यादा भूकंप संवेदनशील हैं, तो उनकी भी चर्चा हम अभी करेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत में सिलसिलेवार लगातार पिछले कुछ महीनों में भूकंप क्यों महसूस किए जा रहे हैं। तो क्यों किए जा रहे हैं इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि जो हिमालयन क्षेत्र है ये एक सबडक्शन जोन है, विवर्तनिकी की दृष्टि से क्या है, सक्रिय क्षेत्र है। यहाँ पर भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट के नीचे क्या हो रही है, मतलब क्षेपण उसका हो रहा है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर विवर्तनिकी क्रियाएं होती है और गर्भ में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है ना ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है। और मध्यम और लघु रिक्टर स्केल के भूकंप जो है ना यहाँ क्या किए जा रहे हैं, महसूस किए जा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ रिक्टर स्केल पर अधिक तीव्रता वाले भूकंप भी आ जाएं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भारत के जो सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है ना। ये भारत का मैप आपके सामने मैंने बोर्ड पर बनाया है और उन क्षेत्रों को दर्शाया है जो भारत में भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील हैं, ठीक है ना। मानक ब्यूरो ने भारत के सभी क्षेत्रों को भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से, भारतीय मानक ब्यूरो ने
भारतीय क्षेत्र को भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से 4 भूकंपीय जोनों में क्या किया है, विभाजित किया है। तो एक जो भूकंपीय जोन है वो तो आपका कौन सा है, जोन नंबर 2 है, ठीक है ना। कोई जोन नंबर 1 नहीं है, जोन नंबर क्या है, 2 है। ये क्या है, निम्न जोखिम क्षेत्र है। जोन नंबर 1 तो वो हो गया जहाँ भूकंप ही नहीं आते हैं, तो ऐसा कोई क्षेत्र भारत में नहीं है। तो जो मानक ब्यूरो है उसने 4 जोखिम क्षेत्रों में या 4 भूकंपीय जोनों में संपूर्ण भारत को क्या किया है, विभाजित किया है। तो जो पहला है वो आपका कौन सा है, जोन नंबर 2 है। और ये क्या है, ये निम्न जोखिम क्षेत्र है। ये निम्न क्या है, जोखिम क्षेत्र है, मतलब यहाँ न्यूनतम भूकंप आते हैं या ये न्यून भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा जो भाग है वो आपका कौन सा है, जोन नंबर 3 है। कौन सा है, जोन नंबर 3 है, ठीक है। तो जो ग्रीन वाला भाग है वो जोन नंबर 3 है। ये कैसा है, मध्यम जोखिम क्षेत्र है, मतलब ये मध्यम भूकंप संवेदनशील क्या है, क्षेत्र है, ठीक है ना। फिर है जोन नंबर कौन सा, 4। कौन सा है, जोन नंबर 4 है। ये अत्यधिक जोखिम प्रभावित क्षेत्र है या अत्यधिक भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है। कौन सा, जोन नंबर 4, ठीक है। और लास्ट है कौन सा, जोन नंबर 5। कौन सा है, जोन नंबर 5। ये सर्वाधिक भूकंप संवेदनशील क्या है, क्षेत्र है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत को 4 भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में विभाजित किया है। जोन नंबर 2 है जो न्यूनतम भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है। जोन नंबर 3 है जो मध्यम भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है। जोन नंबर 4 है जो अत्यधिक भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है। और जोन नंबर 5 है जो सर्वाधिक भूकंप संवेदनशील क्या है, क्षेत्र है। तो आपको 2 जोनों के बारे में क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। पहला जोन कौन सा, जोन नंबर 5। कौन सा है, जोन नंबर 5 क्या है, ये अत्यधिक भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है। भारत के संपूर्ण भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर यह फैला हुआ है, 12% पर, ठीक है। यहाँ पर रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता वाला भूकंप आता है, 9 या इससे अधिक, मतलब बहुत ज्यादा विनाशकारी भूकंप आने की यहाँ क्या है, संभावना है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, तो मैप में देखिए जो आपको रेड क्षेत्र नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र वाले भाग का कुछ भाग है, मतलब पश्चिमी घाट का कुछ भाग है, गुजरात का कौन सा है, कच्छ का रण है, जम्मू कश्मीर का कुछ भाग है, हिमाचल और उत्तराखंड का कुछ भाग है, बिहार का कुछ भाग है, और पूरा का पूरा कौन सा, पूर्वोत्तर जो भारत है। कौन सा भारत है, पूर्वोत्तर जो भारत है। ये कौन से जोन के राज्य हैं, क्षेत्र हैं, जोन नंबर 5 के, जो अत्यधिक भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है। तो इसमें कौन कौन से भाग आ रहे हैं, संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भाग, गुजरात का कौन सा, कच्छ, और कौन सा आ रहा है, उत्तरी बिहार आ रहा है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, सीधा सा प्रश्न यहाँ से बनता है, ठीक है। फिर दूसरा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है कौन सा, जोन नंबर 4। कौन सा है, जोन नंबर 4, जो अत्यधिक भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है, ठीक है ना। अत्यधिक क्या है, भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है, जो देश के कुल भूभाग के कितने % भाग पर फैला हुआ है, 18% भाग पर फैला हुआ है। और यहाँ पर रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता का भूकंप आता है, 8 तीव्रता, मतलब ये भी विनाशकारी भूकंपीय जोन ही है। कौन सा, जोन नंबर 4। अब इस जोन नंबर में इस जोन में कौन कौन आ रहे हैं, तो शेष आपका कौन सा, जम्मू कश्मीर, शेष आपका कौन सा, हिमाचल प्रदेश, शेष आपका कौन सा, उत्तराखंड, और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा, दिल्ली NCR, मतलब देश की राजधानी जो है ना वो भूकंप संवेदनशील इलाके में है, ठीक है, जहां पर 8 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाला क्या आ सकता है, भूकंप आ सकता है। फिर कौन है, यूपी, मतलब उत्तरी यूपी है। उत्तरी ही कौन है, सॉरी, शेष जो बिहार है। आधी जो है ना, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो ग्रीन में आपको नजर आ रहा है ना, सॉरी ये इसमें ब्लू में आपको जो नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये आपका कौन सा जोन है, ये आपका जोन नंबर 4 है। कौन सा है, जोन नंबर 4 है, ठीक है। फिर है कौन सा, जोन नंबर 3। तो अगर आप मैप के माध्यम से भी इसको ध्यान रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा है, मध्यम जोखिम क्षेत्र है, मतलब भूकंप की दृष्टि से मध्यम प्रकार का है, जहां पर जिसमें देश का कितना % भूभाग, 27% भूभाग, और तीव्रता कितनी हो सकती है भूकंप की, 7 तीव्रता हो सकती है। कौन कौन से आ रहे हैं, तो केरल भी है, गोवा भी है, लक्षद्वीप भी है,
पंजाब है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कौन सा है, कर्नाटका है। ठीक है, निम्न जो जोखिम क्षेत्र है तो ये वाला जो भाग है, मतलब हम यूं कह सकते हैं कि निम्न जोखिम और जो मध्यम जोखिम है ना, ये अगर हम ध्यान से देखें तो पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय फटार, पूरा का पूरा कौन सा फटार आ रहा है, ये प्रायद्वीपीय फटार आ रहा है। और साथ ही में उत्तर का जो विशाल मैदान है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, मध्यम और निम्न जोखिम के अंतर्गत आ रहा है। मतलब भारत में सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित जो क्षेत्र है ना, वो आपका एक तो जोन नंबर 5 में आने वाले क्षेत्र हैं और एक आपके जोन नंबर 4 में आने वाले क्षेत्र हैं। मतलब ये वाला जो हिस्सा है भारत का, कौन से वाला, भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, ये जो संपूर्ण जो हिस्सा है ये ही किसकी दृष्टि से, और साथ ही में आपके कौन से वाले, ये कच्छ का गुजरात का जो कच्छ वाला भाग है और पश्चिमी घाट का कौन सा वाला भाग है, ये छोटा सा भाग है। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये ही भारत में भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक क्या है, संवेदनशील है। और हमने आपको पहले भी बताया है कि जब पीछे हमने आप चर्चा की है कि ये वो हिमालय क्षेत्र है जो विवर्तनिक की दृष्टि से क्या है, सक्रिय है, जहां पर भारतीय प्लेट, भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से क्या हो रही है, टकरा रही है, और यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या हो रहा है, उसका सबडक्शन हो रहा है। इसी वजह से ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना, वो क्या है, भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है। जिसमें कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से राज्य मुख्यतः आते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए। संपूर्ण आपका कौन सा, पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ भी आ रहे हैं आपके इस अधिकम वाले में भी कौन कौन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कौन सा, उत्तराखंड, ठीक है ना। फिर कौन सा, दिल्ली, इस वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ, संपूर्ण बिहार, यूपी, ठीक है ना। दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण कौन, दिल्ली, और कौन सा, बिहार, ये ही वो क्षेत्र है, और एक आपका कौन सा, सिक्किम, ये ही वो क्षेत्र है जो अत्यधिक भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि भारत में बार बार मध्यम और निम्न तीव्रता वाले भूकंप क्यों आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।